अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 को देखते हैं आज हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग फॉर्म लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंस्पेक्शन। अच्छा, अब इसमें हमने जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स को देखना है। पहले जो है हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है कि कौन सा किस पे डिपेंड कर रहा है। उसके लिए पहले हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन देखते हैं। लीनियरली डिपेंडेंट वो होते हैं, टू वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस V आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ वन ऑफ द वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होगा तब वो उस पर डिपेंड कर रहा होगा, इसका मतलब तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर इसका वाइस वर्सा होगा, मतलब डिपेंड नहीं कर रहा होगा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे, मतलब उसके स्केलर मल्टीपल पे, तो इसका मतलब है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। उसमें है लेट्स ऑब्जर्व द वेक्टर u2 इज़ इक्वल टू -5 टाइम्स द वेक्टर u1। अब देखते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है इसमें u1 है हमारे पास -1 2 4 और u2 है 5 -10 और -20। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें u1 को -2 से, अगर हम u1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास, बल्कि -5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास u2 बनता है। अगर हम देखें तो -1 है ना हमारे पास, अगर हम -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा +5। और अगर 2 को -5 से करवाएंगे -10, और अगर 4 को -5 से करवाएंगे तो -20। इसका मतलब है कि जो u1 है वो u2 के स्केलर मल्टीपल पर डिपेंड कर रहा है। तो लेट्स ऑब्जर्व दैट वेक्टर u2 इज़ इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ द वेक्टर u1, दैट इज़ u2 इज इक्वल टू 5 u1, एंड thus it follows that vectors u1 and u2 are linearly डिपेंडेंट। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करें तो इसका मतलब है कि लीनियरली डिपेंडेंट है। और क्वेश्चन में हमने यही बताना था। सेम सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में जो है उन्होंने ना 3 वेक्टर्स दिए हैं और जो और सेट जो है वो R2 दिया हुआ है। अब इसमें जो डिपेंडेंट की कंडीशन ये है कि लेट्स रिकॉल द रिजल्ट विच स्टेट्स दैट अ सेट v1 v2 till vr in Rn is set to be linearly dependent if r greater than n। अब इसमें जो है अगर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है हमारे पास ग्रेटर होंगी, ये जो जितने इसमें एलिमेंट्स है उससे, तो ये जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट इन R2 सिंस द नंबर ऑफ़ वेक्टर्स इन द सेट S इज़ 3 विच इज़ ग्रेटर दैन 2। अब यहाँ पे R जो है वो 2 है और जो नंबर ऑफ़ वेक्टर्स हैं वो 3 है। तो इसका मतलब ये इससे ग्रेटर, इससे जो है वो वेक्टर्स जो हैं वो ग्रेटर हुए इससे R2 से। इट इज़ linearly dependent R2 since the number of vectors in the set is S is 3 which is greater than 2। तो मतलब ये R2 से जो है नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वेक्टर्स के 3 हैं, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट सी। अब पार्ट सी में है कि लेट्स ऑब्जर्व द पॉलिनोमियल P2 इज़ ट्वाइस द पॉलिनोमियल P1, दैट इज़। अब अगर हम अपने वेक्टर P2 को देखें और P1, अब P1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा -4x और 2x स्क्वायर, x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 2x स्क्वायर। तो ये सेम जो है हमारे पास P2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि P2 स्केलर मल्टीपल 2 पे P1 पे डिपेंड कर रहा है। मतलब 2 के साथ अगर 2 जो है वो एक स्केलर मल्टीपल है P1 के साथ, अगर इस तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो वो P2 बनता है, इसलिए P2 P1 पे डिपेंडेंट है। ये भी हमने इसकी डिपेंडेंसी चेक कर ली। उसके बाद है A और B इन M2। लेट्स ऑब्जर्व दैट द मैट्रिक्स B इज़ द, अच्छा, अब जो B वाला मैट्रिक्स है ना वो A का, अगर A वाला जो मैट्रिक्स है, अगर A वाले मैट्रिक्स के साथ -1 हम मल्टीप्लाई करवाएं तो सेम B वाला मैट्रिक्स बनता है। अब A के साथ जो है -1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर वाला 3 पॉजिटिव बन जाएगा, 4 जो है वो नेगेटिव, -2 ये 2 भी नेगेटिव और 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो B है वो -1 इंटू -1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सारे ही तकरीबन जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, चारों के चारों पार्ट्स डिपेंडेंट हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमने क्या बताना है, इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब हमने क्या बताना है कि जो वेक्टर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 जो है वेक्टर्स दिए हैं, इनका नाम कुछ भी नहीं दिया हुआ, u v समथिंग जैसे पहले दिया होता था, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिंपल दिया हुआ है।
तो वो मस्ट फाइंड द कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी सो दैट, अब यहाँ पे अगर अब हमने कोई ना कोई वैल्यूज़ तो निकालनी है ना, हमने वेक्टर्स का खाली तो कुछ नहीं करना है, उनको कोई ना कोई नाम देना है। तो हम फर्स्ट वाले को ए दे देंगे, सेकंड वाले को बी दे देंगे और थर्ड वाले को सी नाम दे देंगे। इस तरह करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा। ए को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी को करवाएंगे, देन सी को करवाएंगे और इनकी इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशन को नाम दे देंगे 1, 2 और 3 का। अब ये जो इक्वेशंस बनाई हैं इनको देखते हुए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देन हम रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो a = 0, b = 0 और c = 0 आ रही है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर कुछ आ जाता ना, जैसे अब यहाँ पे हमारी रिड्यूस एचलन फॉर्म नाम बनती है, हमारा फर्स्ट में कुछ आ रहा है और सेकंड पे फर्स्ट रो में अगर हमारे पास कोई एक और वैल्यू आ जाती, 1 के अलावा भी कोई वैल्यू आती, सेकंड रो में भी इस तरह कुछ होता, थर्ड रो में भी कुछ होता, देन हमारे पास ये होता है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारी जो है वो रिड्यूस एचलन फॉर्म बन चुकी है और हमारे पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये दूसरी तरफ है वो भी सारा 0, 0 है। तो इसका मतलब है कि हैंस यस दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इनकी अपनी अपनी कोई ना कोई वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे है, उसमें भी ए बी सी और डी दिया हुआ है। इन सब की भी मैट्रिक्स बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको हम जो है कोशिश करेंगे कि उसको रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म में बन तो रही है, लेकिन एक तरह से देखें तो बन भी नहीं रही। मतलब अब हमारे पास ये इस तरह की हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 79/29, 3/29। डायगोनल एंट्रीज में तो हमारे पास 1 आ रहा है, लेकिन जो ऊपर नीचे भी 0 है, लेकिन हमारे पास कोई ना कोई, जैसे मैंने पहले बताया था कि बाकी जो है वो बन गई थी, वो उसमें सारी 1 हो गए थे डायगोनल एंट्रीज और बाकी 0, 0। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक तो ए की वैल्यू आ रही है और एक डी की वैल्यू, ए बी सी डी सारी रोज़ हैं, शुरू कहाँ से होती हैं, ए बी सी और डी से। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट रो में ए है वो तो है, बी हमारे पास 0 है, सी भी 0 है, लेकिन डी की कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है हमें। तो अब जो है हम इसकी दोबारा से इक्वेशंस बनाएंगे। लाइक फर्स्ट को लिखेंगे हम a - 79/29 डी, मतलब ये तो d की वैल्यू है, उसको इक्वल रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 के। देन हमारे पास आ जाती है b + d। ठीक है, b + 3/29 डी। फिर थर्ड हमारे पास आ जाती है c + 6/29 डी। मतलब ये आपस में अगर इनकी वैल्यूज़ हम निकालना चाहें तो ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। a हमारे पास d पे डिपेंड कर रहा है, b हमारे पास d पे डिपेंड कर रहा है और c भी हमारे पास d पे डिपेंड कर रहा है। इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हम बताएंगे। गिवन सेट ऑफ द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें है कि इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और आर लीनियरली डिपेंडेंट इन R4। अच्छा, अभी सेम सारे क्वेश्चंस वैसे ही चलते आ रहे हैं, बस हमने जो है इनकी लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है और लीनियरली डिपेंडेंट बताना है। सेम बिल्कुल एज इट इज़ है, इसके इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखें इन वेक्टर्स के साथ हमें उन्होंने ना u दिया, ना v दिया, ना w, कुछ भी नहीं दिया, जस्ट वेक्टर्स दिए हैं। तो इनके साथ हमें a b c d खुद लगा लेंगे और उनको कॉरस्पॉन्डिंग 0 के इक्वल रख देंगे। उसके बाद इसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। सारा मैंने ऑपरेशंस लगा के सॉल्व किया और ऑपरेशंस हम अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं। ठीक है, रिड्यूस रो एचलन फॉर्म बनाने के लिए। तो अब हमारे पास जो एक मुमकिन जो हमारे पास बन सकती थी रिड्यूस रो एचलन फॉर्म, ये बनी है, लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो और भी आ रही हैं। लाइक रो 1 में हमारे पास d की वैल्यू है, a की भी वैल्यू है, b और c दोनों 0 हैं, जिस तरह हमारे पास पिछले क्वेश्चन में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रो 2 में b की वैल्यू है और d की वैल्यू है, फिर थर्ड में हमारे पास c और d की वैल्यू और फोर्थ हमारे पास सारी 0 है। तो इसका मतलब अब ये भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, a हमारे पास d पे डिपेंडेंट है, b हमारे पास d पे डिपेंडेंट है एंड देन c भी हमारे पास d पे डिपेंडेंट है। सो दैट्स वाई द गिवन सेट ऑफ द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका b पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। अब इसमें भी हम यही बताएंगे।
लेकिन सेम तरीका वही है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप अब खुद देख लें कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसमें बस पहले हमें क्या दिया होता था, वेक्टर्स दिए होते थे। अब इसमें हमें उन्होंने दिए हुए हैं पॉलिनॉमियल्स, और पॉलिनॉमियल्स को भी हमने इक्वेशंस लगा के सॉल्व करना है। इक्वेशंस इसके बना के, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के, सिंपल रो एचेलॉन फॉर्म बना के, देन हमारे पास अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी पूरी रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है और हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी 0 0 हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इनकी अपनी अपनी कोई ना कोई वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका बी पार्ट भी सेम है, बट दैट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अब वो आप खुद करके चेक कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, ओके। In each part, determine whether the matrices are linearly independent or dependent. अच्छा, अब इस पार्ट को हम देखते हैं। अब इस पार्ट में अब सेम सिंपल मैट्रिसेस हैं, हम ए बी से लगा के उसको कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 को इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास ये सारे ए और ए पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, बी को करवाया, सी को करवाया, तीनों को ऐड कर लिया। ऐड करके हमारे पास क्या बन रहे हैं, इक्वेशंस, और उन इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 0 0 भी है, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। ए बी और सी के मतलब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, दैट इज़ अप टू यू। वो सारा मेथड लगा के हम, अब वो आपको पता है कि वो कैसे करना होता है, वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सारा जो है वो सेम बन रहा है। ए भी इक्वल आ रहा है, बी भी इक्वल, सी भी इक्वल, मतलब सब 0 के इक्वल आ रहे हैं, सब की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही हैं, ठीक है। तो और अब ये 0 कैसे बने, हमने तो इन जो इक्वेशंस हमारे पास बन रही थी वो ए प्लस बी प्लस, इतनी सारी, मतलब किसी में भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही थी। अगर पहली को हम देखें, ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, अगर ए को इधर रहने दें और बी को दूसरी तरफ ले जाएं तो बी जो है वो माइनस हो जाएगा। मतलब ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होकर हमें 0 वैल्यूज़ दे रहे हैं। अगर इनको सबको देखें तो सब में ए बी सी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये आपस में इंडिपेंडेंट होके डिपेंडेंट होके हमें अपनी वैल्यूज़ दे रहे हैं। डायरेक्ट किसी की वैल्यू नहीं है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके या फिर कोई भी मेथड लगा के इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। सो दैट्स वाई ये जो हैं डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड होकर वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, determine all values of k for which the following matrices are linearly independent in M22। सेम वही मेथड है, तीनों के साथ ए बी सी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 0 को इक्वल रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह की इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशंस बनाने के बाद अब पहले हमने क्या किया था, इक्वेशंस को जो है वो हमने क्या किया था, इक्वेशंस के साथ हमने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहली में जो है वो सी है, के ए बी सी कुछ में है, कुछ में नहीं है, कुछ में के आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं इनको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, के साथ मिला के। बी को क्या है, कोफिशिएंट के है, तो कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स अलग बना लेते हैं, ए बी सी के अलग बना लेते हैं, और जो कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 एंट्रीज़ हैं उनको हम अलग लिख लेते हैं, इसके इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे, R1 से एक्सपैंड करें, कॉलम 1 से एक्सपैंड करें, दैट इज़ अप टू यू। एक्सपैंड करने के बाद डिटरमिनेंट वगैरह लेके इसके जो है हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन एंड पे बन जाती है। अब इसको हम जब 0 के इक्वल रखें तो इफ़ एंड -2 k + 1 k - 2 इज इक्वल 0, इफ़ एंड ओनली इफ़ k इज इक्वल्स टू -1 और k इज इक्वल्स टू 2, we have that the matrices are linearly independent if and only if k is equals to -1 and k is not equal to -1 and k is not equal to 2। अब ये उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम जो है वो यहाँ पे इसको 0 इक्वल रख के वैल्यूज़ निकालेंगे ना हम k की, उन्होंने कहा कि k जो है वो -1 एक तो नहीं होना चाहिए और k जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास तो सारा कुछ 0 बन जाएगा, कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ हम ना पुट करें, इनके अलावा कोई वैल्यूज़ पुट करें, तब ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसकी k की कोई ना कोई वैल्यू निकल रही होगी। Okay, so let's move towards question number 7. In each part determine whether the 3 vectors lie in a plane in R3। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो 3 वेक्टर्स हैं वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। पहले तो हम क्या बताते थे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या क्या है। अब हम बताएंगे कि वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही है। तो इसको देखते हैं हम, 3 वेक्टर्स दिए हैं हमें, इन तीनों वेक्टर्स के साथ ए बी सी हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे।
अच्छा, ए बी सी मल्टीप्लाई करवाई तो हमारे पास इक्वेशंस बन गई बिल्कुल पहले की तरह। इक्वेशंस को जो है हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में, अगर रिड्यूस हो सकता था तो हमने किया और रिड्यूस हुआ है। देन अब यहाँ पे देखेंगे ये ए जो है वो भी ज़ीरो है, बी भी ज़ीरो है, सी भी ज़ीरो है, ये आपस में। अब यहाँ पे हमने डिपेंडेंसी बतानी थी, मतलब वो तो पहले क्वेश्चन में बतानी थी। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये इंडिपेंडेंट बन रहा है एक चीज़, ठीक है। हमें बताना नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन वो एक चीज़ हमारे पास बन रही है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि पहले क्वेश्चंस की रिकॉलिंग हो जाएगी कि पहले क्वेश्चन में भी हमारे पास ये चीज़ें हो रही थी, मतलब ये चीज़ें हमें बतानी थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारा जो ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है और हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं बतानी, हमने यहाँ पे बताना है कि लाई ऑन द सेम सेम प्लेन या नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो सिंस द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एंड दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन। अब जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे दैट मीन्स वो सेम प्लेन पर लाई नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। से जब इंडिपेंडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है वो सेम प्लेन पर लाई नहीं कर सकते अपनी वो कहीं पे भी लाई कर सकते हैं, वो कहीं पे वो जो है इंडिपेंडेंट है, कहीं पे लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट नहीं है कि एक ही जगह पे वो जो है आपस में लाई करेंगे, वो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी लाई कर सकते हैं। सो बी पार्ट इज़ द सेम बट दैट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट एंड लाई इन द ऑन द सेम प्लेन। अब उन्होंने बताया कि इसका जो बी पार्ट है वो भी इसी मेथड से सॉल्व होना है, बट दैट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट एंड लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब है हमें पता चल गया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जब होगा तो वो लाई नहीं करेगा सेम प्लेन पे, और जब लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो वो लाई करेगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द थ्री वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन। अच्छा, अब पहले क्या बताना था, लाई ऑन द सेम प्लेन, अब क्या बताना है, लाई ऑन द सेम लाइन। सो अब ये इसको हम बताते हैं। अब उन्होंने ना यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं की चीज़ कि आप इसको इंस्पेक्शन से सॉल्व करें या आप इसको मैट्रिसेस बना के सॉल्व करें, या फिर हमें कोई ख़ुद भी एक चीज़ पता चल जाती है कि कौन सी चीज़ जो है वो मैट्रिक्स से सॉल्व हो रही है और कौन सी चीज़ हम ऐसे भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो वो है, अगर इसको आप देखें तो V2 जो है वो -2U1 है। V2 हमारे पास 2, अगर V1 के साथ हम -2 मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बन जाएगा +2, दूसरी एंट्री बन जाएगी -4 सॉरी, और तीसरी बन जाएगी -6 बन जाएगी। तो इसका मतलब कि जो V2 है वो -2U1 इस तरह U1 पे डिपेंड कर रहा है स्केलर मल्टीपल के साथ। द वेक्टर्स V1 एंड V2 लाई ऑन द सेम लाइन। अब ये तो सेम लाइन पे लाई हो गए, ठीक है, क्योंकि वो क्या करें, डिपेंड करें एक दूसरे पे, तो इसका मतलब वो लाई कर रहे हैं एक लाइन पे। बट सिंस V3 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ V1 और V2, अब V3 को देखें तो ना वो V1 का मल्टीपल है ना वो V2 का मल्टीपल है। द थ्री वेक्टर्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन थ्रू द ओरिजिन। मतलब अब एक भी अगर वो जो है लाई नहीं कर रहा है, एक भी डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर्स जो हैं हमारे पास सेम लाइन पे लाई नहीं करते, ठीक है। हमने तो तीनों को बताना था ना कि तीनों लाई करते हैं कि नहीं करते। पहला और दूसरा जो है वो तो आपस में डिपेंडेंट है, वो कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा है वो इन दोनों से इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है। तो दैट्स वाई ये तीनों वेक्टर्स दीज डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। एक की वजह से वो दोनों सारे वेक्टर्स जो हैं वो लाई नहीं करें। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब बी पार्ट में क्या है, अब बी पार्ट में अगर हम देखें तो कोई भी वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, कोई भी वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। तो इसी चीज़ से हम बता देंगे कि द थ्री वेक्टर्स डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन थ्रू द ओरिजिन। सही। अब सी पार्ट में देखें तो सी पार्ट में V1 जो है वो 2V2 है। V1 हमारे पास क्या है, अब V1 के साथ हम जो है वो मल्टीप्लाई करवाएं 2, तो ये बन जाएगा 2 4 8 और 2 6 12 और 2 8 16, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उन तीनों को साथ में रिलेट किया है। V1 जो है वो 2V2 पे डिपेंड कर रहा है और 2V2 जो है वो 2V3 पे, इस तरह करके उन्होंने आपस में स्केलर मल्टीपल लगा के उन तीनों को डिपेंड करके देखा है। सो दीज थ्री वेक्टर्स आर लाई। अब जब वो डिपेंड करें तो इसका मतलब वो सेम लाइन पे लाई करते हैं तीनों वेक्टर्स। अब V1 को देखें तो वो 2V2 पे इस तरह, अब 2V2 जो है वो 2V3 पे डिपेंड कर रहा है, तो वो तीनों को उन्होंने रिलेट करके दिखाया। अगर हम देखें ना V1 को, तो इन्होंने जो है वो V1 जो है वो 2V2 V1, अब V1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो वो 2 3 और 4 बनता है, और यही चीज़ जो है वो स्केलर मल्टीपल होगी V3 की, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है। सो इसका मतलब है कि आपस में कहीं ना कहीं से, अगर मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं तो डिवीजन से, आपस में एक दूसरे के साथ ही डिपेंड कर रहे हैं। सो दीज वेक्टर्स आर ऑल लाई ऑन द सेम लाइन थ्रू द ओरिजिन।
ये सारी थी 4.4 के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट करेंगे 4.5 के क्वेश्चंस। थैंक यू।